Good morning, students. ज्योग्राफी क्लास का सेकंड पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था ज्योग्राफिकल रीजंस ऑफ राजस्थान के बारे में। यानी कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक हम पढ़ रहे थे भौगोलिक प्रदेशों के बारे में, राजस्थान के ज्योग्राफिकल रीजंस। ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ राजस्थान को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी राजस्थान के मैदान के बारे में हमने डिस्कस किया था। राजस्थान का जो मैदानी भाग है उसके बारे में हमने बात की थी, जिसके आपको बताया था कि दो पार्ट देश के उनके बारे में हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास के अंदर। एक पार्ट था उसका मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा पार्ट था उसका बांगड़ प्रदेश। इन दोनों के बारे में हमने बात की थी। मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, अर्थव्यवस्था वगैरह हमने उसकी बात की थी। और अब हम बात करते हैं इस राजस्थान का मैदान, जो पहला भौगोलिक प्रदेश है राजस्थान का, इसका दूसरा पार्ट यानी कि राजस्थान का बांगड़ प्रदेश के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। तो पहला जो प्रदेश है राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश वो है राजस्थान का मैदान, प्लेन ऑफ राजस्थान का। और इसके बाद इसी का हम दो पार्ट की बात कर रहे हैं। एक पार्ट था डेजर्ट रीजन यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा इसका जो पार्ट था वो था बांगड़ प्रदेश। तो डेजर्ट रीजन के बारे में तो हम पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, और इस क्लास के अंदर हम आगे बात कर रहे हैं राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के बारे में, यानी कि राजस्थान बांगड़ रीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके क्षेत्र के विस्तार के बारे में, ये क्षेत्र किन-किन जिलों के अंदर फैला हुआ है। तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट है, बॉर्डर से लगता हुआ, पाकिस्तानी बॉर्डर से जुड़ा हुआ भाग, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर जिले अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के ऊपर जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इसके आसपास के जो जिले हैं जैसे जोधपुर, चूरू और बाड़मेर, इन सभी जिलों के अंदर जो मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है, जिसके बारे में हमने लास्ट में बात की थी। और इससे पूर्व दिशा की ओर यानी कि इस डेजर्ट रीजन के ईस्ट पार्ट के अंदर जो जुड़ा हुआ पार्ट है वो अरावली पर जो हिल है उसके पश्चिम दिशा में, या हम जो कहें ट्रांजिशनल जोन के दिशा में, और इसके पश्चिम दिशा के अंदर जो भूभाग स्थित है उसी को राजस्थान का बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। और इस बांगड़ प्रदेश के अंदर राजस्थान राज्य के जो जिले हैं, जिसमें श्रीगंगानगर है, चूरू का पूर्वी भाग आता है, झुंझुनू, सीकर, नागौर, और जोधपुर जिले का पूर्वी भाग, पाली, जालौर, बाड़मेर का कुछ जो साउथ पार्ट है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र के विस्तार की बात की जाए तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं
श्रीगंगानगर चूरू जिले का पूर्वी भाग, इसके साथ ही कुल्लू, सीकर, नागौर और जोधपुर जिले का भी पूर्वी भाग, साथ ही साथ सीकर, नागौर, पाली वगैरह और जोधपुर, जालौर और सिरोही, ये सभी जिले इस बांग्ला प्रदेश के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जिसका अक्षांशीय और देशांतरीय क्षेत्र की बात की जाए, यानी कि इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से ये शुरू होता है, जो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में इसका विस्तार फैला हुआ है। यानी कि लैटिट्यूडनल कंडीशन की बात की जाए तो 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में, और लॉन्जिट्यूड की बात की जाए तो इसका 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से विस्तार शुरू होता है, जो 76 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। तो इस तरीके का ये बांग्ला प्रदेश का विस्तार है, जो राजस्थान के अंदर 24 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में फैला हुआ है। जबकि देशांतरीय क्षेत्र की बात की जाए तो ये 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर के 76 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में इसका विस्तार फैला हुआ है, जिसमें श्रीगंगानगर, नागौर, जालौर, सिरोही, जोधपुर, पाली, सीकर, चूरू इन जिलों का क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र के धरातल की बात की जाए, इसकी सरफेस की बात की जाए तो ये क्षेत्र सरफेस के आधार पर पूर्ण रूप से कैसा है, विषमताओं से भरा हुआ है। यानी कि ऊबड़-खाबड़ है, बालू का स्तूप यहाँ पर पाए जाते हैं, हिमशैल वर्ग की जैसी स्थितियां यहाँ पर पाई जाती है, और चट्टानी भूमि का भी विस्तार इस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। उत्तर के अंदर इसका जो फैलाव है इस क्षेत्र का, ये घग्गर नदी का जो पाठ है वहां से शुरू होता है, दक्षिण में गुजरात पर है, यानी कि कहां, बाड़मेर जिले का जो दक्षिणी भाग है वहां तक इस बांग्ला प्रदेश का विस्तार फैला हुआ है। और इस क्षेत्र के अंदर ट्रांसवर्स यानी कि पंखानुवर्ती बालू के स्तूपों का अधिक यहाँ पर जमाव पाया जाता है। यानी कि ट्रांसवर्स जो सैंड ड्यून्स हैं वो यहाँ पर अधिक डेवलप होते हैं, उनका विस्तार इस क्षेत्र के अंदर अधिक पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ विभिन्न नदियां हैं जिनके आसपास बरखान बालू का स्तूपों का भी विस्तार पाया जाता है, जैसे मेढ़ा नदी है, लूनी नदी है, और लूनी नदी की जो अन्य सहायक नदियां हैं, इन सभी के आसपास के क्षेत्र है, इन सभी का जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर इनका जो बरखान एक बालू का स्तूप है, अर्धचंद्र का जो होता है बरखान, ये एक विशेष प्रकार का बालू का स्तूप है जो उत्तल के अंदर फैला पाया जाता है। तो उसका विस्तार भी इस बांग्ला प्रदेश के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे बालू के जो पुराने अवशेष हैं, तो ये अवशेष जो टीले हैं वो बालू की पहाड़ियों के रूप में उनको देखा जा सकता है। उनका विस्तार बालू की पहाड़ियों के रूप में हो चुका है, लेकिन ये प्राचीन काल में क्या थे, बालू रेत के टीले थे। टीलों के बीच बीच में कुछ नमकीन पानी के स्रोत विकसित हुए हैं, जो समतल दस्तीनुमा नमक बनाने के स्रोत के रूप में है, जिसमें सांभर, डीडवाना, कुचामन, नेगाना ये सभी क्षेत्रों के अंदर इस तरीके के स्रोत विकसित हुए हैं, जहां पर रेत के टीलों के बीच में कुछ दस्तीनुमा आकृति के भाग में या समतल आकृति में यहाँ पर उनका विस्तार पाया जाता है। और ये सभी खारे पानी के झीलों के रूप में विकसित प्रदेश हैं, यहाँ से नमक की प्राप्ति होती है। और ये पूरा प्रदेश जो है बांग्ला प्रदेश भी क्या है, इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न का एक एरिया है। यानी कि यहाँ पर आपको वहां का किस तरीके का स्वरूप है,
आंतरिक स्वरूप है, यानी यहाँ से नदियां कुछ दूरी तक की प्रवाहित होती है और प्रवाहित होने के बाद में वो लास्ट में लुप्त हो जाती है और भूमि में अंतर्गत हो जाती है, आंतरिक भाग में चली जाती है। इसलिए इस प्रदेश का जो ड्रेनेज पैटर्न यहाँ पर डेवलप होता है। ये क्षेत्र नदियां यहाँ पे चारों ओर से आकर के इन झीलों के अंदर गिरती हैं। कौन सी झीलें? जैसे सांबर है, टेहाना है, चामक है, डीडवाना है, इन सभी झीलों के अंदर यहाँ पर ये नदियां आके गिरती है और इनका पानी आगे कहीं निकल नहीं पाता और जिससे यहाँ पर वाष्पीकरण के कारण नमक की उत्पत्ति होती है। तो इस जैसे आपने इस क्षेत्र के अंदर सांबर झील सबसे बड़ी झील के रूप में है, जिसमें कई सारी नदियां लाकर के अपना झील बनाती है, जैसे मेड़ा नदी है, ऊपरगढ़ नदी है, खारी नदी है, खंडेल नदी है, तुरंतवती नदी है और बांडी का नाला जो क्षेत्र है, ये बरसाती नदियां, मौसमी नदियां अपना जल को ला करके इस सांबर झील के अंदर फैलाती हैं, जिसका विस्तार लगभग 234 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस झील से यानी सांबर झील से हर साल प्रत्येक वर्ष लगभग 2.5 लाख टन नमक का एवरेज प्रोडक्शन इस क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। बालूकास्तूप के कुछ पार्ट इसके अंदर समुद्र में भी यहाँ पर हेक्सेल वर्ग के रूप में इनका विस्तार पाया जाता है, जिसमें माता की पहाड़ियां है, लाल पीर की डूंगरी है, डीडवाना के बाहर का क्षेत्र, नागौर सड़क के मार्ग पर पीर की डूंगरी का क्षेत्र, टंगस्टन की डूंगरी, कुचामन के पहाड़ का क्षेत्र और करनाला का जो पहाड़ है, अमृतसर की डूंगरी है, ये सभी इसी तरीके के क्षेत्र हैं जहाँ पर झील वर्गों का विस्तार पाया जाता है। लूनी नदी और इसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं, ये इस बांग्ला प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होती है, यानी कि साउथ वेस्ट पार्ट के अंदर ये इस बांग्ला प्रदेश में प्रवाहित होने वाली लूनी नदी है, जिसके साथ इसकी कुछ सहायक नदियां भी प्रवाहित होते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ती हैं। शेष क्षेत्र की बात की जाए तो उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर जल प्रवाह का जो क्षेत्र है ये कैसा है? इनलेट है, यानी कि आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र के रूप में ये डेवलप हुआ है। इस तरीके से राजस्थान बांग्ला प्रदेश के अंदर एक रूप तो क्या है कि ढाल के अनुरूप बहने वाली छोटी छोटी नदियों से कटाव होता है, बहाव और जमाव के कार्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियों का यहाँ पर निर्माण होता है। अपरदन के द्वारा विभिन्न प्रकार के नए समुद्रों का निर्माण यहाँ पर होता है। तो दूसरी तरफ क्या है कि हवा का जो कार्य है, जिससे जैसे पवन चलती है तो पवन के अपरदन कार्य है, तो पवन के जो अपरदन कार्य है उनसे बालू का प्रभाव होता है, जिससे बालू का स्तंभों का निर्माण होता है, मैदानी क्षेत्र की जो मिट्टी है उसका अपरदन हो जाता है और भूमि के ऊपर जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण भी यहाँ पर फैल जाता है। तो इस तरीके से छोटी बड़ी जो पहाड़ियां हैं उनके दक्षिणी और पूर्वी ढालों के ऊपर पश्चिम दिशा से प्रवाहित जो बालू मिट्टी होती है, इसका जमाव इस क्षेत्र के ऊपर देखा जा सकता है। इसीलिए इस क्षेत्र में लगातार मरुस्थलीकरण की जो प्रोसेस है वो कर रही है, यानी डेजर्टिफिकेशन कंटिन्यू मूव कर रहा है कहाँ? ईस्ट साइड में, यानी कि वेस्ट साइड से जो पवनें चलती हैं ये पवन अपने साथ साथ मिट्टी को उड़ा करके अन्य स्थानों पर ले जाकर के उसका जमाव कर देती है, तो पूर्व दिशा की ओर इसका लगातार विस्तार करता जा रहा है। आगे बात करें हम इस प्रदेश की जलवायु के बारे में, यानी कि बांग्ला प्रदेश की जलवायु की स्थिति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो राजस्थान बांग्ला प्रदेश की जो जलवायु है, ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है उस मरुस्थलीय प्रदेश की तुलना में कम कठोर जलवायु पाई जाती है, कम विषम जलवायु है और कम शुष्क है और साथ ही साथ कम मात्रा में ऐसे भी होती है, जबकि मरुस्थलीय प्रदेश की जो जलवायु है वो अधिक कठोर है, अधिक शुष्क है, अधिक असहनीय है जलवायु होती है। लेकिन उसकी तुलना में ये जो जलवायु है बांग्ला प्रदेश की ये कुछ राहत देती है, जबकि मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु है वो कठिनता प्रदान करती है, बहुत ज्यादा कठोर होती है। यहाँ के उत्तरी पूर्वी बांग्ला
इसमें गंगानगर का उच्चतम तापमान जो है, श्री गंगानगर जो जिला इसके अंतर्गत आता है, उत्तरी क्षेत्र के अंदर, उसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रीष्मकालीन औसत तापमान है, यानी कि समर टेम्परेचर जो एवरेज है, वो 32 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस तापमान को ही प्राप्त कर, मतलब तापमान ही एवरेज रहता है। जबकि विंटर टाइम में यानी कि शीतकाल के समय में जो टेम्परेचर होता है एवरेज, वो लगभग 10 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जाता है। यानी कि ग्रीष्मकालीन जो औसत तापमान है इस प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, वो 32 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। जबकि शीतकालीन जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। शीत ऋतु में कुछ क्षेत्रों के अंदर तापमान माइनस में भी चला जाता है और सामान्य स्थिति के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्षेत्रों के अंदर आंध्र प्रदेश में तापमान जो है ड्यू पॉइंट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है। और यहाँ पे शीत ऋतु छोटी होती है, यानी कि कम समय के लिए शीत ऋतु का यहाँ पे प्रभाव होता है, लेकिन कैसी होती है, शुष्क होती है। शीतकाल में यहाँ पर वर्षा नहीं होती है और यहाँ वर्षा के औसत की बात की जाए तो यहाँ जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो लगभग 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा का औसत रहता है इस क्षेत्र के अंदर। जबकि इससे पहले जो हमने मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा था उसके अंदर जो एवरेज होता है और रेनफॉल का वो होता है लगभग 20 सेंटीमीटर से कम। यहाँ कितना है, 20 सेंटीमीटर से लेकर के 40 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर वर्षा का औसत पाया जाता है। और पवनों की बात की जाए तो पवन इस दिशा के अंदर पश्चिम दिशा से चल के आती है और उसका प्रवाह की दिशा भी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है। ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है, कठोर होती है और पश्चिम दिशा से जब पवनें चल के आती हैं तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर बहुत तेज गर्म पवनें चलती हैं, जिनको यहाँ पर स्थानीय भाषा में लू के नाम से जाना जाता है। धूल के भवंडर भी ग्रीष्मकाल के समय में बहुत अधिक आते हैं। हवा के साथ साथ इसकी तीव्रता बहुत तेज बढ़ जाती है, जिसके कारण जो बालू के कण हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ करके चले जाते हैं। जिससे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सैंडी ड्यून्स, यानी कि बालू के स्तूपों का स्थानांतरण इसी प्रोसेस से होता है। जैसे पश्चिम दिशा से पवन चल के आई तो उसके मार्ग में पड़ने वाले जो टीले हैं उनकी जो मिट्टी है, बालू के जो कण हैं, उनको वो पवन उड़ा करके आगे के स्थान पर ले जाती है और जब उसकी स्पीड कम होती है तो उनका जमाव उस क्षेत्र के अंदर ले जा करके करती है। तो इस तरीके से बालू का स्तूपों का स्थानांतरण भी होता रहता है। धूल भरी आंधियां भी यहाँ पे ग्रीष्मकाल के समय में बहुत अधिक आती हैं और कभी कभी यहाँ पर काली और पीली आंधी भी आ जाती है। यानी कि ये प्रदेश कैसा है, यहाँ पे तेज गति की पवनें चलती हैं। मई और जून के महीनों में जब टेम्परेचर बहुत अधिक होता है तो उस समय यहाँ पर आंधियों का प्रकोप यानी कि आंधियों का जो प्रभाव है वो भी बहुत अधिक हो जाता है। और उसके आधार इतनी कंडीशंस के बाद में भी ये जो क्षेत्र है बांग्लादेश, ये जलवायु के आधार पर
मरुस्थलीय प्रदेश की तुलना में अधिक उपयुक्त है, अधिक कंडीशनल है, यानी ये अधिक उपयुक्त होती है निवास कार्य के हिसाब से। इसीलिए कहा जा सकता है राजस्थानी भाषा के अंदर एक कहावत है नागौर मृतक, ये कहावत है इस बांग्ला प्रदेश के संदर्भ में, जिसका अर्थ क्या है कि नागौर में हमेशा रहना उपयुक्त होता है, चाहे ग्रीष्मकाल हो, चाहे वर्षा काल हो, चाहे शीतकाल हो, विंटर, समर और स्प्रिंग, किसी भी सीजन के अंदर यहाँ पर हम लोग उपयुक्त स्टेज के आधार पर निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। आगे बात करते हैं हम इस बांग्ला प्रदेश की वनस्पति के बारे में, वेजिटेशंस के बारे में। राजस्थानी बांग्ला प्रदेश की जो वनस्पति है वो वहां का जो क्षेत्र का बांग्ला प्रदेश का जो धरातल है, सरफेस, उसकी क्लाइमेट और उसकी सॉइल्स और यहाँ पर जो पाई जाने वाली चट्टानें हैं इनके अनुरूप ही, यानी कि जिस तरह की कंडीशंस जलवायु की है, मिट्टी की है, चट्टानों की है, वनस्पति की उसी प्रकार की यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ धरातल जिस क्षेत्र के अंदर पहाड़ी है, चट्टानी है, कठोर है और ढालू रूप में जहाँ पर धरातल की स्थिति है वहां पर वनस्पति के रूप में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्षों का विस्तार पाया जाता है, यानी कि ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्टों का जो विकास है वो कहाँ हुआ है, बांग्ला प्रदेश के अंदर, जहां पर चट्टानी सतह है, कठोर सतह है, ढालूदार सतह है, वहां पर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्षों का विस्तार पाया जाता है। और जिस क्षेत्र के अंदर सैंड सॉइल्स है, यानी कि बलुई मिट्टी है, मैदानी क्षेत्र है, शुष्क बालू स्तूपों पर विस्तार पाया जाता है, ऐसे धरातल के ऊपर जीरोफाइटिक, यानी कि ऐसे वृक्ष जो शुष्कता को प्राप्त मतलब अधिक प्रिय होते हैं, उनका विस्तार यहाँ पर अधिक पाया जाता है। यानी कि जहाँ पे मैदानी सतह, धरातलीय सतह जो है बलुई प्रदेश के रूप में, मैदानी प्रदेश के रूप में, और सैंड ड्यून्स यहाँ पे अधिक पाई जाती है। उस क्षेत्र के अंदर जो वनस्पति पाई जाती है वो कैसे पाई जाती है, जीरोफाइटिक पाई जाती है। ये मरुस्थलीय वनस्पति, शुष्क वनस्पति का विस्तार यहाँ पे पाया जाता है। और ऐसी वनस्पति के अंदर केर, बेर, खिजड़ी, बबूल, सेहिजा, खेचड़ा, जाल, पीलू, कुमटिया, खेर, इन सभी प्रकार के वृक्षों का विस्तार यहाँ पर पाया जाता है। सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, ये जो जिले हैं इनके मैदानी क्षेत्रों के अंदर घास का विस्तार पाया जाता है, और इस क्षेत्र के अंदर जो घास पाई जाती है उसे सेवन नाम दिया जाता है, यानी कि सेवन घास का विस्तार इस बांग्ला प्रदेश के अंदर पाया जाता है, जो सीकर, झुंझुनू, नागौर, चूरू इन जिलों के अंदर पाया जाता है। और इसके ऊपर उस क्षेत्र में जो पशुपालन किया जाता है वो भी इसके ऊपर ही निर्भर रहता है। नागौरी बैल पूरे भारत देश के अंदर अपनी सुडौलता, यानी कि उनके जो शारीरिक संरचना है और उनकी जो कैपेसिटी है वजन उठाने की, भार ढोने की जो क्षमता है, और तेज गति से चलने की जो उनकी गति है, तेज चाल है, इन सभी के लिए पूरे भारत देश के अंदर नागौरी बैल अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं, जिसके आधार पर ये पूरे देश में प्रसिद्ध है। और इस क्षेत्र के अंदर जो भी गाय वगैरह पाई जाती है पशुपालन के रूप में, वो सभी किसके ऊपर निर्भर करती है, इस क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली सेवन घास के ऊपर। तो ये बात थी इस क्षेत्र की वनस्पति के बारे में। आगे बात करते हैं हम इस क्षेत्र की मिट्टी के बारे में। तो यहाँ पर धरातल जो है वो जलवायु, वनस्पति और जो इस क्षेत्र के जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर है उन सभी का स्वरूप जो है वो मिट्टी के वितरण में पाया जाता है। मिट्टी यहाँ के क्षेत्र के अनुसार ही उनका रंग, उनकी केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक संरचना, और उनकी फर्टिलिटी यानी कि उनकी उर्वरा जो शक्ति है वो इसके ऊपर निर्भर करती है।
यहाँ का जो धरातल है वो मुख्य रूप से उत्तर पूर्व के अंदर तो ऊबड़ खाबड़ रूप में फैला हुआ है और कहीं कहीं पर इस क्षेत्र के अंदर पहाड़ी चट्टानी और ऐसी संरचना, ऐसे धरातल का विस्तार पाया जाता है। इस क्षेत्र की जो जलवायु है शुष्क यानी कि एरिड, सेमी एरिड प्रकार की है, इसलिए यहाँ पे जो मुख्य रूप से मिट्टी का विस्तार पाया जाता है वो कैसा है, बलुई मिट्टी का विस्तार यहाँ पाया जाता है, जिसमें 90 से 95% तक तो बालू के कण पाए जाते हैं और शेष क्षेत्र के अंदर मिट्टी के कण यहाँ पर पाए जाते हैं। बारीक कणों वाली जो मिट्टी है हनुमानगढ़, श्री गंगानगर जिलों के अंदर पाई जाती है। श्री गंगानगर, चूरू, पश्चिमी नागौर, पश्चिमी पाली का भाग, जालोर का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर रेतीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। रेतीली मिट्टी के अंदर फास्फेट और नाइट्रोजन तत्वों की अधिकता होती है। जहां पे रेतीली मिट्टी का पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध हुआ है, वहां पर उपजाऊ मिट्टी के रूप में ये मिट्टी का विस्तार हुआ है और यहाँ पर कृषि फसलों का उत्पादन भी बढ़ने लगा है। अन्य स्थानों के ऊपर बंजर भूमि का विस्तार है, यानी कि भूमि के ऊपर किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए वो बंजर भूमि के रूप में पड़ी हुई है। और भूरी रेतीली मिट्टी जो है वो सीकर, झुंझुनू, नागौर और पाली जिलों के क्षेत्रों में उसका विस्तार पाया जाता है। इस क्षेत्र के अंदर नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है वहां पर सिंचाई के जो इरिगेशन जो सोर्सेज हैं उनके कारण भूमि का विस्तार हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर कृषि फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। पूरी रेतीली कछारी मिट्टी और ये जो मिट्टियां हैं ये गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों के जो घग्गर नदी का जो क्षेत्र है वहां पे इसका विस्तार पाया जाता है, जहां पर इस मिट्टी के अंदर चावल, गन्ना, गेहूं जैसी फसलों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। कृषि या हम कहें मिट्टी के बाद आगे हम बात करते हैं इस क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली खनिज संपदा के बारे में। तो राजधानी बांग्ला प्रदेश की जो खनिज है, बांग्ला प्रदेश ये खनिजों के आधार पर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर इनकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, इनकी क्वांटिटी ये इसके आधार पर केवल यहाँ पर जिप्सम, तांबा, संगमरमर, नमक और टंगस्टन जैसे क्वालिटी वाले खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। जिप्सम के जो जमाव है वो नागौर जिले का लगभग क्षेत्र में 50 करोड़ टन का भंडार इस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। जो गोट मांगो क्षेत्र है उसमें जिप्सम का अधिकतम मात्रा में विस्तार पाया जाता है। चूरू जिले के जो तारानगर जिले का क्षेत्र है इसके उत्तर पूर्व के अंदर भी इसका विस्तार पाया जाता है। फालसूर, मंगलोर, काराम, मिलक्सा, घासी, बादवासी और मनोना जो क्षेत्र है जोधपुर के अंदर वहां पर भी जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। तांबे के भंडार इस क्षेत्र के अंदर जोधपुर जिले का खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र में, कोल्हन मंदान क्षेत्र के अंदर खेतड़ी, पपराना, चांदमारी, अथवाली, मवाई और कुरखेड़ा क्षेत्रों के अंदर तांबे के उत्पादन होता है। और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस जो व्हाइट मार्बल है वो नागौर के मकराना क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। और इसी तरीके से सीकर जिले का जो मेयोंदा स्थान है वहां से भी मार्बल यानी कि संगमरमर की प्राप्ति होती है। मकराना और सीकर के अंदर जब पत्थर चीरने की सैकड़ों गैंगसा मशीनें भी यहाँ पर डेवलप है और इनसे हजारों व्यक्तियों को यहाँ पर रोजगार की प्राप्ति होती है। इस क्षेत्र के अंदर सुरक्षा उपयोग में आने वाला खनिज टंगस्टन भी उपयोग में लिया जाता है। और ये डेगाना के पास ये जो पहाड़ी है झांकरी, पूरे देश के अंदर यहीं से टंगस्टन की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से बेरेलियन, टोरडा, ऊर्जा से, चूरला सीकर से, चीनी मिट्टी सीकर और जालौर से, जालौर में विभिन्न प्रकार के रंग, रूप और सौंदर्य के लिए ग्रेनाइट का भी प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। फेल्सपार, चाउमेंदिया, प्रतापगढ़, डिगोर, फूलदा,
पाली से इनकी प्राप्ति होती है। सीकर और जोधपुर से डोलमेनाइट खनिज निकाला जाता है। यहाँ पे देश का लगभग 3% नमक जो है सांबा, डीडवाना, कुचामन, मेजड़ी की खारे पानी के आमदे प्रवाह की जो झीलें हैं वहां से वाष्पीकरण की विधि से नमक की प्राप्ति यहाँ पर की जाती है। और ताम्र पत्थर, महवा, बागेश्वर, सीकर के क्षेत्र से अभ्रक, माइका जिसको बोलते हैं वो, काचारड़ा, मकरी, मुंडा स्थानों से चूने का पत्थर, सोजत, बिलाड़ा, कोटा, नटवड़ा, बुधवा ऐसे स्थानों से, और पूरे देश के अंदर जो सोजत मुंडन का बुझा हुआ चूना है वो कली थैलियों के अंदर पैक होकर के रंगाई पुताई के काम में उसको लिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो अन्य खनिज हैं जिसमें डोलोमाइट है, लोहो अयस्क है, ये भी यहाँ पर प्रोडक्शन किए जाते हैं। तो इस तरीके की स्थिति है जिसके अंदर हमने बात की है राजस्थान के अंदर बांगड़ प्रदेश के स्वरूप के बारे में। तो ये बात थी अपनी राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के बारे में, जिसमें हमने इसके अभी भौगोलिक पार्ट के बारे में डिस्कस किया है। यानी कि आज हमने इस क्लास के अंदर बात की है राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश है, राजस्थान का मैदान, उसका जो पार्ट है सेकंड बांगड़ प्रदेश, उसका हमने डिस्कशन किया है, जिसमें हमने इस क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, धरातल का स्वरूप, खनिज, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है। कल्चरल जो है इसका पार्ट है सांस्कृतिक, जैसे इसमें जनसंख्या है, आर्थिक व्यवस्था की स्थिति है, उन सब के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे।